हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नया चैनल है इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन से किसके ऑक्साइड निकलते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड निकलते हैं। ऑप्शन बी नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। ऑप्शन सी सल्फर और फास्फोरस के ऑक्साइड निकलते हैं या फिर ऑप्शन डी सल्फर और कैल्शियम के ऑक्साइड निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी हम पेट्रोल के ईंधन या फिर किसी कोयले को जलाते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, जो कि N2O यानी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और SO2 सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। इन्हीं के बनने की वजह से यह अम्लीय वर्षा का भी कारण बनते हैं। इन्हीं की जब इनकी मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है तो इन्हीं की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सातवां आवर्त है। ऑप्शन ए यह 30 तत्वों के साथ अपूर्ण है। ऑप्शन बी 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। ऑप्शन सी 33 तत्वों के साथ अपूर्ण है या फिर ऑप्शन डी 28 तत्वों के साथ अपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि सातवां आवर्त जो है आवर्त सारणी का वो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। आवर्त सारणी में पहले आवर्त में दो आते हैं, दो के बाद 8, 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इस तरीके से ये चलता है। तो सातवां जो आवर्त है वो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन ए ऋणात्मक होगा। ऑप्शन बी धनात्मक होगा। ऑप्शन सी शून्य होगा या फिर ऑप्शन डी निष्क्रिय होगा। तो जब भी वस्तु का विस्थापन शून्य होता है तो उसमें वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य ही होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, इसको एस से लिखते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर बल लगा हुआ होना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ विस्थापन होना चाहिए। अगर विस्थापन शून्य है तो इसका मतलब कार्य भी शून्य होगा। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि मान लीजिए ये कोई ए ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक उठाया, फिर इसको मैंने यहीं पर रख दिया, तो इस स्थिति में फिजिक्स में इसको कार्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जहाँ से वस्तु उठाई वहीं पर रख दी। फिजिक्स में किसी भी वस्तु का कार्य होने के लिए उसमें उसका विस्थापन होना जरूरी है। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में उच्च घनत्व क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए अनुनाद को दर्शाता है। ऑप्शन बी विरलन। ऑप्शन सी दोलन या फिर ऑप्शन डी संपीड़न। तो ध्वनि के संचरण में उच्च घनत्व जो होता है वो संपीड़न को दर्शाता है। यानी कि ध्वनि जो चलती है वो इस तरीके से चलती है, जैसे यहाँ पर कोई कण होते हैं, तो ये जैसे यहाँ पर ये सीधे कण है तो इसको तो कहते हैं विरलन। जब यहाँ पर इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी जहाँ पर इनकी कणों की बढ़ी हुई होती है उसको संपीड़न बोलते हैं। तो यहाँ पर इनका उच्च घनत्व होता है, जबकि इतने इतने एरिया में विरलन है, यहाँ पर निम्न घनत्व होगा और यहाँ पर उच्च घनत्व होगा। तो यह जो होता है ये उच्च घनत्व को दर्शाता है, यानी कि यह संपीड़न उच्च घनत्व को दर्शाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन में अलग अलग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक अलग अलग रंग को दर्शाता है। ऑप्शन ए घ्राण सूचक दर्शाता है। ऑप्शन बी यूनिवर्सल। ऑप्शन सी योजीन या फिर ऑप्शन डी फिनोल्फथेलीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिवर्सल। यानी किसी विलयन में अलग अलग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की स्थिति को यूनिवर्सल अलग अलग रंग में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई पिंड मुक्त रूप से ऊपर से गिर रहा है। यानी कोई मुक्त रूप से ऊपर से गिर रहा है तो उसकी स्थिति को क्या कहेंगे। यानी कि यह कब गिरेगा, यानी कोई पिंड मुक्त रूप से कब गिरता है, तो जब इसका भार 2 गुना हो, यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे, या फिर जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, या फिर जब इसका द्रव्यमान कम हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तो यह मुक्त रूप से गिरेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि वह वस्तु गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए
शक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी कोई कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन डी अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, या फिर ऑप्शन डी कार्य हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य नहीं हुआ। देखिए इसमें कहा गया है कि वस्तु पर बल तो लगाया गया है लेकिन वस्तु गतिशील नहीं हुई। गतिशील नहीं हुई इसका मतलब वस्तु का कुछ कोई भी विस्थापन नहीं हुआ। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जब कार्य शून्य होगा तो इसका मतलब वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। अभी हमने देखा था कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट शून्य है तो वर्क भी शून्य होगा। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि वस्तु पर बल तो लगाया गया लेकिन वह वस्तु गतिशील नहीं हुई, यानी कि जो फोर्स लगाया गया है वो ग्रेविटी फोर्स से कहीं ना कहीं कम लगाया गया, यानी कि ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर ज़्यादा है और लगाया गया फोर्स कम है। अगर ग्रेविटी फोर्स से फोर्स ज़्यादा हो जाता तो वस्तु गतिशील हो जाती। इसका मतलब वस्तु गतिशील नहीं हुई, इसका मतलब विस्थापन नहीं हुआ। जब विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए अंतर संकरणीय तत्व में होते हैं। ऑप्शन बी नोबल गैस में होते हैं। ऑप्शन सी हेलोजन में होते हैं, या फिर ऑप्शन डी संकरणीय तत्व में होते हैं। तो 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हेलोजन में होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। जबकि नोबल गैस में बाह्यतम कोश में इनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका अष्टक पूरा होता है। हेलोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो इनका अष्टक भी पूरा हो जाएगा, इसलिए ये अधिक संक्रमणीय होते हैं, यानी कि ये बहुत ही अति क्रियाशील तत्व होते हैं हेलोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन शेल, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी प्रोटॉन शेल, या फिर ऑप्शन डी न्यूट्रॉन शेल। तो किसी वृद्धि के कारण यानी समूह में जो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये किसी परमाणु का न्यूक्लियस है और इसके शेल बाहर बनी हुई, तो यहाँ शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो इनके परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होती जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, यानी परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन जो ये शेल जो होती है इनको KLM से दर्शाया जाता है, KLMN। इसी तरीके से ये चलती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन की शेल अगर बढ़ती जाएगी तो उसका परमाणु त्रिज्या का आकार भी बढ़ता चला जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी अम्ल की वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, यानी किस अम्ल की वृद्धि के कारण ऐंठन आती है? ऑप्शन ए मौलिक अम्ल की वजह से आती है, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड की वजह से आती है, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल की वजह से आती है, या फिर ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल की वजह से आती है। तो मांसपेशियों में ऐंठन जो आती है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से आती है। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही में भी पाया जाता है, और ये एसिडिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरके में पाया जाता है, जबकि फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती हैं, क्योंकि मांसपेशियों में जो होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा है? ऑप्शन ए टीक है, ऑप्शन बी कस्क्यूटा है, ऑप्शन सी आर्किड है, या फिर ऑप्शन डी गुल्लर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कस्क्यूटा एक परजीवी पौधा है, और टीक की लकड़ी जो होती है वो सभी लकड़ियों में सबसे मजबूत लकड़ी होती है। जितनी भी लकड़ियाँ पाई जाती हैं उनमें सबसे हार्ड जो होती है लकड़ी वो टीक की लकड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 12। फूल का मादा प्रजनन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए गर्भकेसर, ऑप्शन बी पुंकेसर, ऑप्शन सी पंखुड़ी, या फिर ऑप्शन डी बाह्य दलपुंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्भकेसर मादा प्रजनन अंग का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किसी लगाए गए बल के लिए एरिया कम है तो दाब क्या होगा? ऑप्शन ए दाब ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी कम होगा, ऑप्शन सी बदलता रहेगा, या फिर ऑप्शन डी स्थिर रहेगा। तो अगर किसी बल के लिए एरिया कम है तो दाब अधिक होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रेशर बराबर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रेशर के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो फोर्स को होता है, और एरिया के यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा एरिया उतना ही कम होगा। जितना एरिया ज़्यादा होगा
प्रेशर भी उतना ही कम होगा, यानी दाब उतना ही कम होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक पतली कील है, उसको आसानी से दीवार में ठोका जा सकता है, जबकि एक मोटी कील आसानी से नहीं ठोकी, क्योंकि पतली कील की जो नोक होगी वो कम मोटी है, यानी कि उसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए उस पर दाब ज़्यादा लगेगा और वो दीवार में जल्दी से ठुक जाएगी। जबकि मोटी कील का एरिया ज़्यादा होगा, वह प्रेशर उस पर कम लगेगा, इसलिए वो दीवार में आसानी से नहीं जाएगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर एरिया कम है तो दाब ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जी का मान किसकी वृद्धि से 7 बढ़ता है, यानी किसकी वृद्धि से 7 बढ़ता है। तो जी का मान ऑप्शन ए आयतन में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी आयतन में कमी के साथ बढ़ता है, ऑप्शन सी ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है, या फिर ऑप्शन डी ऊंचाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊंचाई में कमी के साथ जी का मान वृद्धि के साथ बढ़ता है। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण से बनता है, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से बनता है, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से बनता है, या फिर ऑप्शन डी समतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों से बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि समतल दर्पण में अगर किसी व्यक्ति को अपनी पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वो व्यक्ति से आधी होनी चाहिए। अवतल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब भी बनता है और बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, जबकि उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण जो होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी कि इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ होता है, यानी ये इसका परावर्तक पृष्ठ होता है अवतल दर्पण का। जबकि उत्तल दर्पण, जबकि अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ ये वाला होता है, ये अवतल, ये तो है अवतल दर्पण, अवतल, और ये जो है ये उत्तल दर्पण है, यानी कि इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, अवतल दर्पण का अंदर की तरफ होता है, प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन एक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी मीथेन, या फिर ऑप्शन डी बेंजीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है। सिगरेट जलाने वाले लाइटर में जो गैस भरी होती है वो ब्यूटेन गैस भरी होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आरबीसी को कहा जाता है, ऑप्शन बी लीवर को कहा जाता है, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी हार्ट को कहा जाता है। तो मानव शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है कणिकाएं, ये होती है कणिकाएं यानी कि ग्रेन्युलोसाइट, और एक होती है अकणिकाएं, अकणिकाएं ये होती है नॉन ग्रेन्युलोसाइट। नॉन ग्रेन्युलोसाइट को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, इनको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, यानी कि ये होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है वो शरीर में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, जबकि लिम्फोसाइट जो होती है शरीर में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। और जो ग्रेन्युलोसाइट है इनको भी आगे तीन भागों में बांटा गया है। न्यूट्रोफिल जो डब्ल्यूबीसी होती है वो शरीर में सबसे ज़्यादा होती है, यानी 60 से 70% डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल पाई जाती है, जबकि इओसिनोफिल्स और बेसोफिल शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, यानी यह 0.5 से 1% तक ही पाई जाती है। क्वेश्चन को गहराई से जितना आप समझेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको जितना अच्छा नॉलेज होगी उतना ही अच्छा आपको एग्जाम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जब भी करें तो गहराई से क्वेश्चनों को समझे। अब ऊपर ऊपर से नहीं पूछा जाता है कि कान की छोटी हड्डी पूछ लिया, शरीर की बड़ी हड्डी पूछ लिया, इनेमल कठोरतम भाग के बारे में ही पूछ लिया, बस सिर्फ इतना ही नहीं रहा, अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई है। तो इसलिए क्वेश्चन को आप जितना हो सके बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें और क्वेश्चन को थोड़ा डीपली सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन ए गति ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी मांसपेशीय ऊर्जा होती है, या फिर ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो एक खींचे गए रबर बैंड में जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये रस्सी बांध दी, अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ से खींच दूँ,
यानी कि ये हो जाएगी। अब ये रस्सी जो मैंने जब इसको खींच दी तो ये इस तरीके से ऐसे मैंने इसको खींच दी, इस धागे को यहाँ से पकड़ के मैंने खींच दिया। अब मैंने यहाँ पर कुछ लगा दिया, मान ली इसमें बैंड लगा, ये पत्थर लगा, तो इस खींचे गए धागे में जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होगी। वैसे ही एक कोई स्प्रिंग है, यानी कि ये कोई एक स्प्रिंग, अगर इस स्प्रिंग को मैं दबा दूँ तो दबाए हुए स्प्रिंग में जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा ही होगी। जैसे इसको छोड़ेगा हम, ये पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा। जैसे इंसान है, कोई मान ली कोई मानव, यानी कि उसने अपने हाथ में एक हथौड़ा उठाया गया है, तो उठाए हुए हथौड़े में भी स्थितिज ऊर्जा होगी। वैसे ही कोई टंकी में पानी भरा हुआ है, छत के ऊपर टंकी रखी है, तो उस पानी में भी स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे ही वो पानी टंकी पाइप में नीचे आता है तो उसमें वो पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। वैसे ही डैम में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जो डैम में पानी भरा हुआ होता है उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे ही वो पानी डैम से नीचे की ओर गिरता है उसमें गतिज ऊर्जा में वह परिवर्तित हो जाता है। तो किसी भी खींचे हुए, जैसा कोई खींचा हुआ गुलेल है, खींचे हुए गुलेल में भी स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा। निम्न में से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यह हमको बताना है। तो 2-8-4 ये एक धातु विन्यास है। ऑप्शन बी 2-8-3, ऑप्शन नंबर सी 2-8-5, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2-8-7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2-8-3। यानी धातु के जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे या तो वो 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा। अगर 4 है तो समझो वो उप धातु में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन में, हैलोजन की कैटेगरी में आ जाएगा, और यह उपधातु की कैटेगरी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। ऑप्शन ए रॉबर्ट विटेकर को कहा जाता है, ऑप्शन बी कार्ल लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन सी जॉन मेंडल को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले टेक्सोनोमी को किया था। इन्होंने सभी को, प्लांट को और एनिमल को 2 भागों में बांट के बताया था। जबकि आज के समय में रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चलता है, जिसमें इन्होंने प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट यानी कवक, और जंतु यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और जंतु, इनको 5 जगत में बांटा था। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। कार्ल लिनियस को टेक्सोनोमी का पिता कहा जाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व किया है। आप क्वेश्चन की इनकी जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप कीजिए, और क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीपली सॉल्व करेगा उतना आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट और देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।